जहाँ तक डेमोलिशन है, देखिए अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हैं या किसी से आपने लैंड को रिट्रीव करना है, इस देश में ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं मना कर सकता जेडीए को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या डीसी जम्मू को या डिवकाम को कि आप जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उनको ना हटाइए, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी ये कब्ज़े हटाए जाते हैं, ये गरीब लोगों के ही हटाए जाते हैं। जो हमारे वीआईपी एनक्रोचर्स हैं वहाँ तो पीला पंजा चलता नहीं है। और आपने देखा होगा कि आज पूरे 11 जनवरी से, जिस दिन से रूपनगर में डेमोलिशन हुई है, नैरेटिव क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है? नैरेटिव यही इस्टेब्लिश हुआ कि दोहरे मापदंड है, सिलेक्टिव किलिंग है। जो गरीब, वीक हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो नोमैड्स हैं, उनके लिए कानून बड़ा सख्त है, उनके लिए डेमोलिशन ड्राइव्स होती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट्स बनाई हैं, बड़े पैलिशियल हाउसेस जिन्होंने जेडीए और सरकारी ज़मीनों पर बनाए हुए हैं, वहाँ पे तो अथॉरिटीज़ जो है उनका जो पीला पंजा उस तरफ तो मुड़ता नहीं है। देखिए हज़ारों कनाल की ज़मीन जो है सरकार की और जेडीए की इसी तरह खुली पड़ी हुई है। ये तो हाई कोर्ट ने इससे कहते हैं कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि भाई जो लैंड बैंक आपको दिया गया है अपना लैंड बैंक संभालिए। तो जेडीए कहती नहीं जी, वो उसके ऊपर भूमाफिया बैठा हुआ है। तो जेडीए के जो अफसर हैं, जो जेडीए के मुलाजमीन हैं, उनको किस बात की तनख्वाह मिलती है? क्या जेडीए का हाउसिंग बोर्ड का ये दायित्व नहीं है कि गरीब लोगों को भी हाउसिंग देनी है? इनको हाउसिंग देना भी तो सरकार का दायित्व है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पावर में आए हैं, इसमें उन तमाम जो हमारे प्रचारक थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी छोड़ दी अपने, जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपने परिवार छोड़ दिए, उनकी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में आई है। लेकिन क्या वो जो प्रचारक है, जब उनको ये पता चलता होगा कि अब ये भू माफिया के साथ मिले हुए हैं और ये करप्शन कर रहे हैं और अपने सरकारी बंगले जो हैं मतलब वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती होगी। आप माइक लेके चलते हैं कविंदर जी के पीछे तो वो भागते हैं, वो कहते नहीं ये मेरी ज़मीन ही नहीं है, जबकि उनकी गिरदावरी जो है वो लगी हुई है, उनका नाम है, उनके वालिद साहब का नाम है, उनका एड्रेस है, पिछले 15 साल से उनकी गिरदौरी लगी है। वो कहते हैं मैं कविंदर गुप्ता नहीं हूँ, अगर ये मेरी ज़मीन आप किसी को लगता है ये मेरी है तो इसे अनाथालय या गौशाला को दे दीजिए। क्या बात है ये। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय गतिविधियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, लगातार बढ़ती जा रही हैं। ख़ासकर अगर पॉलिटिकल लिहाज से करें, सोशल लिहाज से करें या एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से करें, हर तरफ कहीं ना कहीं इस समय जो है गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। ख़ासकर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने भी बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो रिसेंट टाइम में लिए हैं। ख़ासकर यहाँ के लैंड को लेकर जिस तरीके की अनसर्टिनिटी जो है वो बनी हुई है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर कब्ज़ा करेंगे। भू माफिया का पहले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर है और उसके बाद बहुत सी डायरेक्शंस आती हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है और बहुत से कदम ऐसे उठाए भी गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लैंड को यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और अभी कितना काम हुआ है, कितना होने वाला है और आने वाले दिनों में इस पर और क्या कदम उठाने चाहिए, हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। इन्हीं से जानेंगे। ये बखूबी नज़र रखते हैं और कई केसेस जो हैं इन्होंने लड़े हैं, कई बार ये आवाज़ भी उठाई है कि भू माफिया जम्मू में जो है हावी हो रहा है। तो शेख शकील जी, बहुत स्वागत है आपका इस समय NH1 पर। शुक्रिया सर आपका। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे डिसीजन आपके सामने अभी लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो लैंड को लेके हमेशा ही अनसर्टेनिटी रहती है, कॉमन आदमी को बिल्कुल समझ नहीं आती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा असर लग रहा है कि उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक लैंड रिकॉर्ड्स को रेगुलेट करने की बात मैं आपको कहूँगा, बार बार जो मामलात हाई कोर्ट के नोटिस में आए, जनहित की याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हुई, अल्टीमेटली सरकार के ऊपर दबाव बना और आज आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। और आपने देखा है कि आजकल ये भी बात चर्चा में है कि जो ज़मीन ख़रीदने के लिए हमें फ़र्द की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको ऑनलाइन अब आगे से दस्तयाब होगा। और ऑलमोस्ट सुनने में तो यही आ रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। ये सारा श्रेय सरकार को जाता है, जो अच्छा काम है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि भू माफिया काफ़ी सक्रिय था और अभी भी है, तो भू माफिया को शिकस्त देने के लिए
ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का ट्रांसपेरेंट होना, डिजिटलाइज होना, मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है, ताकि जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि ज़मीन हमने आज ख़रीदी है, बाकायदा पेमेंट भी की है, कोर्ट में रजिस्ट्री भी हुई है, लेकिन जब आप कब्ज़ा लेने जाते हैं, इंतकाल चढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ कोई लैंड माफिया या लैंड ग्रैबर जो है वो वहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है कि 2 साल पुरानी मेरी रजिस्ट्री है। तो ये यहाँ पे काफ़ी क्योस मचा हुआ था हमारे जम्मू में कि एक ज़मीन के 2-2 बार 4-4 बार जिसे कहते हैं सेल होती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि मेंटल टॉर्चर, क्योंकि कोई भी शख्स है जिसे कहते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी की पूंजी होती है जब वो ज़मीन ख़रीदता है या अपने घर को बनाने के लिए सोचता है। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट्स में जाकर देखेंगे जो मुकदमे हैं वो यही हैं कि अगर सपोज़ आपने 2005 में ज़मीन ख़रीदी, आप काम शुरू करने लगे, तो एक आदमी आ जाता है, वो कहता मेरे 3 साल पुरानी मेरी सेल डीड है, ठीक है, कोई कहता मेरा दस्ती खाका है, कोई दूसरा कहता मेरा ऐसे खाका है। तो इस किस्म का बहुत क्यास जो था वो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में था, जिससे कि हैरेसमेंट जो हुई वो एक आम आदमी की हैरेसमेंट हुई। क्यों हैरेसमेंट हुई? क्योंकि कोई चेक नहीं था, हमारी रेवेन्यू एजेंसी के ऊपर भी कोई चेक नहीं था, कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुई, किसी को इतनी पेनल्टी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से इट वाज़ ए फ्री फॉर ऑल सिचुएशन। तो अगर आम आदमी की बात करें, इस समय जिस तरीके से आपने ऑनलाइन फ़र्द की बात की वो हो चुका है और कई जगह पर ये अभी चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी किस लेवल पर आएगी और क्या उसमें आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो ऑलरेडी किसी भूमाफिया के कब्ज़े में ना हो इस तरीके से? देखिए, अब तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, ठीक है, तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आपका पब्लिक डोमेन में आएगा और साथ में एक तो आपको पता है हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी है वो सारा उर्दू में है, उसको समझना उसको पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो अब देखने वाली ये बात है कि क्या सरकार वो जो पुरानी मिसल हकीयत हैं या जमाबंदियाँ जो हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, सरकार को चाहिए कि साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्शन भी जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें, ताकि जो हमारी जवान जनरेशन है, ये जो नौजवान है, बहुत कम लोग हैं जिनको उर्दू आती है, ठीक है, तो वैसे भी उर्दू काफ़ी डिस्करेज भी हुई है, तो उस मुद्दे पे नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन ये है कि डेफिनेटली जब ये पब्लिक डोमेन में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जब ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें अगर कोई भी टेम्परिंग की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उस शख्स को म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। और ये जो अल्टीमेटली देखिए है तो बड़ा ये ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपको तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। और वैसे भी जो कोई अच्छा काम हो रहा है टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए हमारे भारत में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बड़ा मिसाली डिजिटलाइजेशन हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड की, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो आम आदमी है उसको राहत मिले। जो यहाँ के फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है, प्लस हमारे शहरों में जो अर्बन क्लास है जिनके साथ इस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया एक ज़मीन के 2-2 3-3 दफ़ा फ़र्द काट दिए जाना और फिर उसके बाद 2-2 3-3 हाथों उसका बिकना जो है, तो अल्टीमेटली जो है आपको मालूम है कि सिविल दीवानी केस हैं, कोर्टों में भी बहुत वक्त लगता है। तो क्या आपको इसमें लग रहा है कि जिस तरीके से अभी डिजिटलाइजेशन का सिलसिला चल रहा है और एंटी इंक्रोचमेंट्स जिस तरीके से इस समय ड्राइव्स भी चल रही हैं, बहुत सारी ज़मीन को जो है दोबारा से गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में लिया है और एक तरफ जहाँ पर उनकी अप्रिसिएशन हो रही है उस तरफ दूसरी तरफ से जो है उनकी जो मुखालफत है वो भी हो रही है। और कई जगह पर जिस तरीके से आपने देखा अभी रूपनगर का मसला बना हुआ है, लोग ऑलरेडी सेटल थे वहाँ पे और सेटल करने में बहुत वक्त लगता है इंसान को, तो अगर इन बिटवीन भी अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं पड़ी तो कहीं ना कहीं तो खामियां उनमें भी थी। तो उसको कैसे देखते हैं जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हाईजैक कर रही हैं उस इश्यू को? देखिए, मैं जहाँ तक रूपनगर का ताल्लुक़ है, एक तो आपको जो भू माफिया है, जो लैंड माफिया है, इट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड विद दोज ऑक्यूपेंट्स जिनका पोजेशन 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल से है। देखिए, अगर सरकार की या जेडीए की कोई ज़मीन है, उसके ऊपर कोई 50 साल से 60 साल से रह रहा है और उसके ऊपर उनके स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनके जानवर भी हैं, ठीक है, तो जेडीए और सरकार इतनी देर क्या कर रही थी? आप मुझे बताइए।
हम लोग क्या अपने घर में किसी को कब्ज़ा करने देते हैं क्या? क्या हम अपनी ज़मीन के ऊपर किसी को डंगा देने देते हैं क्या? तो मुझे समझ नहीं आती कि हज़ारों कनाल की ज़मीन जो है सरकार की और जेडी की इसी तरह खुली पड़ी हुई है। ये तो हाई कोर्ट ने इसे कहते हैं कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि भाई जो लैंड बैंक आपको दिया गया है अपना लैंड बैंक संभालिए। तो जेडीए कहती नहीं जी वो उसके ऊपर भूमाफिया बैठा हुआ है। तो जेडीए के जो अफसर हैं, जो जेडीए के मुलाजमीन हैं, उनको किस बात की तनख्वाह मिलती है? आप मुझे एक चीज़ बताइए। अब आपने रूपनगर की बात की, देखिए वहाँ पे अब 2 फैक्शन हो गए हैं। एक फैक्शन वो है जो 127 परिवार हैं जो कहते हैं कि हमने 10-10 लाख रुपया दिया हुआ, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, हाउसिंग उनको चाहिए। तो इसी तरह जो वहाँ पे ट्राइबल फैमिली है जो कह रही है कि 47 से पहले कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो सरकार ने उनका भी तो सोचना है कुछ। आप मुझे बताइए, या तो होता ना कि वो इस किस्म के मैं कहूँगा कि मसलमैन हैं या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं या जिन्होंने ज़बरदस्ती कोई हथियारों को लेकर वहाँ पे कोई कब्ज़ा किया हो। 78 में तो उनकी गरदौरी लगी है, इन देवर इन कल्टिवेटिंग पोजेशन इन 1978। फिर उसके बाद वो करेक्शन ऑफ गिरदावरी के लिए लिखते हैं, उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट आती है कि इनका कब्ज़ा तो 47 से पहले का है। तो इसलिए वो भी लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं या उनके हक़ में जो लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको उनको वहाँ से उखाड़ना भी है तो आपको उनकी आबादकारी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग जो है वो अगर सरकार की या जेडी की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, तो हाउसिंग वो जो पीड़ित परिवार है उसकी भी ज़रूरत है। तो मैं तो डे 1 से एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिन लोगों की वैलिड अलॉटमेंट है, जिन लोगों को बाकायदा, जिन लोगों ने एडवर्टीज़मेंट को रिस्पॉन्ड किया, उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है? कसूर तो मैं मानता हूँ इसमें एक ही अथॉरिटी का है, वो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 2014 में पोजेशन नहीं था तो उन्होंने प्लॉट क्यों एडवर्टाइज़ किए? ठीक है, तो वो लोग बेचारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बाकायदा रिस्पॉन्ड किया एक एडवर्टीज़मेंट को, फिर उन्होंने बैंक से लोन लिए। मैं उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, वो हमारे ही जम्मू के लोग हैं, हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये जो ट्राइबल फैमिली है जहाँ इतने सालों से वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, औरतें हैं, साथ में जानवर, उनके कोई 250-300 जानवर हैं, तो वो तो यही चीज़ कह रहे हैं कि आप हमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करप्शन हावी हो रहा है? कहीं ना कहीं उस समय पे जब मकान उनके बन रहे थे उस समय कहीं ना कहीं उनकी नज़र पड़ी नहीं, या जानबूझ के डाली नहीं, या किसी वजह से नहीं डाली, या कहीं ना कहीं आपको इस समय भी जिस तरीके से लग रहा है कि जेडीए और जिस तरीके से अभी रिमोट एरियाज़ में जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई आप सरपंच के थ्रू आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टसल जो है इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स भी चल रही है, तो उसको भी कैसे आप देखते हैं? देखिए, बात ऐसे है, मैंने आपको पहले ही एक चीज़ कही, जिस तरफ आपने इशारा किया कि अगर वहाँ पे मकान बन गए तो कैसे बनने दिए गए अगर वो जेडी के। यही सवाल जो है उभर कर इस डिबेट पे जो सवाल आए हैं वो यही हैं कि मैंने आपको कहा कि अगर जेडीए का एक इन्फोर्समेंट विंग था जो रूपनगर एरिया को चेक करता है, अगर वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बने तो कैसे बने? आप मुझे बताइए। एक छत जिसे कहते हैं वहाँ पे 15, 16, 17 घर जिसे कहते हैं जिनको गिराया गया, आखिर वो कंस्ट्रक्शन हुई है ना, दिन दिहाड़े हुई है या रात को हुई है, तो जो इन्फोर्समेंट विंग है उसका क्या काम है? उसका तो यही काम है। अब आप दूसरी तरफ जो इशारा दे रहे हैं कि अभी सरकार ने हमारे जो गांव हैं वहाँ पे भी इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए आपने देखा है कि अगर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको एसडीएम तहसीलदार पटवारी के पास जाना है, तो अगर आपने रेजिडेंशियल करनी है तो आपको सरपंच और इससे वीएलडब्ल्यू और पटवारी से है। देखिए, बहुत ज़्यादा जो कानून है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी तक कभी हमने सुना नहीं कि गांव में किसी की दुकान बनाने पे झगड़ा हुआ या गांव में तो या घर बनाने पे। वहाँ तो लोगों में इतना प्यार है आपस में, अगर किसी को एक आदमी को लेंटर डालना होता तो पूरा गांव उसके घर पहुँच जाता है। लेकिन अब जिस किस्म की करप्शन है समाज के अंदर, आपको मालूम है, आप मुझे बताइए कि अगर गांव में भी किसी ने अब अगर छोटा सा भी अपना कमरा बनाना है तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी को पहले पटवारी के पास जाना है, उस आदमी को सरपंच के पास जाना है, और
जो वर्किंग स्टाइल है हमारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे हम कितनी भी ट्रांसपेरेंसी ले आएँ, आप देखिए अभी भी लोगों को जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पटवारी है या गिरदावर है उसके ऊपर अभी इतना यकीन नहीं है। आपको मालूम है एक नकल अगर किसी गरीब आदमी ने निकालनी है तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इंतकाल करवाना है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है अगर आपको फ़र्द लेना है किसी ज़मीन का तो फ़ी मरला जो है वो रेवेन्यू में रेट है, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट जगह पे प्लॉट है तो वहाँ तो सुनने में आता है कभी 40,000 या 50,000 रुपया मरला का रेट है फ़र्द काटने का, ठीक है। ये तो ओपन बातें हैं, इट्स नॉट ए सीक्रेट जिसे। तो जिस तरीके से ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, या तो हो ना कि लोगों को इतना डर हो कि नहीं भाई अगर मैं इस फाइल को हफ्ते में प्रोसेस नहीं करूँगा, आप टाइमलाइन भी फिक्स कीजिए ना कि हाँ जी अगर मैंने पटवारी के पास जाना है या मैंने परमिशन लेनी है, बिल्डिंग परमिशन सरपंच के पास जाना है, सपोज़ मैंने सरपंच को वोट ही नहीं दिया है, वो तो आपका एंटी है, ठीक है, वो तो मेरा एंटी है, उसने तो मुझे चक्कर लगवाने हैं, उसने तो मेरी हैरेसमेंट करनी है। और आपको मालूम है कि गांव में जहाँ पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, वोट कितने होते हैं, 400, 450, 500 आइडेंटिफाइड लोग होते हैं कि कौन से लोगों ने, किस मोहल्ले ने, किस हैबिटेशन में, किस शख्स ने आपको वोट दिया है। बड़े सिंपल तरीके से मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है सिस्टम। जिस तरीके से ईज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस की बात की जाती है, ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है, यहाँ तो प्रोसेस और ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगी या कम होने का तो चांस लग नहीं रहा? देखिए मंशा जो है वो सरकार की तो लगती यही है कि ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए, ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाएं, लेकिन जो दुश्वारियां हैं आपको इन दुश्वारियों का कोई अजाला करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, अभी भी तो ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कितनी जल्दी आपके ऑनलाइन काम हो रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अभी नया गवर्नमेंट आर्डर आया है कि गाँव में कैसे कंस्ट्रक्शन होगी, तो मैंने आपको छोटी सी मिसाल दे दी कि अगर मेरी पटवारी साहब से नहीं बनती है या मेरी सरपंच साहब से नहीं बनती है तो उस शख्स की तकदीर का फ़ैसला कौन करेगा फिर, आप मुझे बताइए। मतलब वो आदमी जो है फिर उसको अदालत में जाना है, उसको शिकायतें करनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम को आपको टाइम लाइन्स फिक्स करनी पड़ेंगी हर एक इंस्टीट्यूशन में। जैसे आपने एक टाइम आपको मुकर्रर करना पड़ेगा कि आज आपने सरपंच साहब को दरख्वास्त दी है तो सरपंच साहब जो हैं 4 दिन में या 5 दिन में या हफ्ते में उसके ऊपर ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर वो एक अनएंडिंग प्रोसेस होगा तो मुझे लगता नहीं है कि जो सरकार का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो पाएगा। तो सर डिमोलिशन की बात की जाए, आपने खुद ही देखा होगा बहुत से लोगों के पास इस समय कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं, वो हाथ में लेके घूम रहे होते हैं मगर कोई देखता नहीं है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सटेंशन मिल जाती है, उनको सोचने विचारने के लिए भी वक्त मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जब दोहरा मापदंड रहेगा समाज में तो लोग किस तरफ देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है इसमें, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए बात ऐसे है, जहाँ तक डेमोलिशन है, देखिए अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हैं या किसी से आपने लैंड को रिट्रीव करना है, इस देश में ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं मना कर सकता जेडीए को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या डीसी जम्मू को या डिवकाम को कि आप जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उनको ना हटाइए, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी ये कब्ज़े हटाए जाते हैं ये गरीब लोगों के ही हटाए जाते हैं। जो हमारे वीआईपी एनक्रोचर्स हैं वहाँ तो पीला पंजा चलता नहीं है। और आपने देखा होगा कि आज पूरे 11 जनवरी से, जिस दिन से रूपनगर में डेमोलिशन हुई है, नैरेटिव क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है? नैरेटिव यही इस्टेब्लिश हुआ कि दोहरे मापदंड है, सिलेक्टिव किलिंग है, जो गरीब, वीक हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो नोमैड्स हैं उनके लिए कानून बड़ा सख्त है, उनके लिए डेमोलिशन ड्राइव्स होती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई हैं, बड़े पैलिशियल हाउसेस जिन्होंने जेडीए और सरकारी ज़मीनों पर बनाए हुए हैं, वहाँ पे तो अथॉरिटीज़ जो है उनका जो पीला पंजा उस तरफ तो मुड़ता नहीं है। और हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं जेडीए के ख़िलाफ़, रेवेन्यू के ख़िलाफ़, ठीक है, कि भाई ये आपस में मिले हुए हैं किन लोगों को बचाने के लिए, जो वीआईपी एनक्रोचर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बैंकेट हॉल बनाए हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बनाए हैं, बड़े बड़े मेंशंस बनाए हुए हैं, वहाँ तो कानून इम्प्लीमेंट होता नहीं है। और ये बात
पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैं बड़ी बावाज़ बुलंद कह रहा हूँ। देखिए, जहाँ गलत है उसको गलत आपको कहना पड़ेगा। मैं बावाज़ बुलंद एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो विक्टिम्स हैं डेमोलेशन के, जो रूपनगर के, आप उनको रिहैबिलिटेट करें, आप उनको रिहैबिलिटेट करें। उनको वो कोई 100 कनाल ज़मीन नहीं चाहते या 50 कनाल ज़मीन नहीं चाहते। बार बार ये कहा जा रहा है कि वो कैसे गरीब हैं जिनके पास 100 कनाल ज़मीन है। यही बातें समाज में की जा रही हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कहता हूँ रंजीत जी, कोई 100 कनाल ज़मीन वहाँ पे नहीं। वहाँ पे टोटल मुझे लगता है कि कोई 40 या 41 कनाल ज़मीन है, जहाँ जो उनके जानवर, जहाँ उनके घर हैं, वो एरिया कोई 27 कनाल का है। उनकी एक ही गुहार है कि आप हमें छत दीजिए, हमारे जानवरों को छत दीजिए, यही उनकी गुहार। तो बाकी जो ज़मीन वहाँ पे है वो तो मिलनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्लाट होल्डर्स हैं, जो बेचारे शोर डाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। सर, इसी पे अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, जैसे आपने बात की कि वो 1947 से बसे हुए हैं, ठीक है, जस्टिफाइड है कि 1947 से है। अब लीगल प्रोसेस, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। मगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब एक आदमी को अगर आप रिहैबिलिटेट करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी शाय मिल जाती है कि अब हमें भी, अगर यहाँ पर आपने बसाया तो बाकी क्यों नहीं, और लोगों को शाय मिल जाती है कब्ज़ा करने के लिए, ज़मीनें और ज़्यादा कब्ज़ा होती है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से गवर्नमेंट को इसको लेना चाहिए? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी सही बात की कि क्या अगर इन लोगों को रिहैबिलिटेट अगर किया जाएगा तो इट मे ओपन ए पेंडोरा बॉक्स। आपका कहने का ये मतलब है कि बाकी लोगों को भी एक आर्गूमेंट मिलेगा। देखिए, बात ऐसे है, जो लोग एक डिफरेंट क्लास हैं, एक डिफरेंट कैटेगरी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि पूरा जम्मू जानता है, आप पलोड़ा गांव में जाके पूछ लीजिए कि वहाँ गुज्जर मोहल्ला था या नहीं था और ये कब से था। ठीक है, आप देख लीजिए, जो तो रियल लैंड माफिया है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, अगर सरकार ऊपर से सफाई शुरू करेगी वो वैसे ज़मीन छोड़कर भाग जाएंगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो बिल्कुल लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, वो लोग आपको उनकी आबादकारी के लिए चाहे आप कोई पॉलिसी बनाएं रिहैबिलिटेशन की, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो स्टेट, ऐसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। सरकार को सिर्फ अमीरों के बारे में नहीं सोचना, सरकार को सिर्फ छन्नी या रूपनगर या त्रिकुटा नगर या शास्त्री नगर की जो कॉलोनीज़ बनी हैं वो सरमाएदार लोगों की हैं, वो पैसे वाले लोगों की हैं। हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी तो हैं, हमारे पास गरीब लोग हैं। क्या जेडीए का हाउसिंग बोर्ड का ये दायित्व नहीं है कि गरीब लोगों को भी हाउसिंग देनी है? इनको हाउसिंग देना भी तो सरकार का दायित्व है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो ये जो लोग हैं, ये जो नोमैड्स हैं, जिनके लिए तो आप, जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हासिल है, जिनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिनको 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है, और ख़ास तौर पर वो कैटेगरी जो कि बिल्कुल दूध दही बेचने के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो कि पूरा दिन अपने जानवरों के साथ लगे रहते हैं, तो लिहाजा इन लोगों को एक भू माफिया के साथ आप क्लब जो है वो नहीं कर सकते। यही मुझे कहना है। सर, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, खासकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और जिस समय अभी आप देख रहे हैं 9 सीटें भी रिजर्व हो गई हैं, उसका डर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा है। उनको ये डर नहीं है कि किसी का घर गिरा है, मगर ज़्यादा डर ये है कि हमने आने वाले इलेक्शंस में किस तरीके से इन लोगों को खुश करना है। तो वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते आप इस समय देख रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पहुंच रही हैं। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन इशू बन के रह जाएगा, या लोगों को जो है इंसाफ भी मिलेगा? मैं रंजीत जी, जहाँ तक तो सियासी जमातें हैं, उनका तो काम है, देखिए 2000 पॉलिटिकल शॉप्स, उन्होंने तो अपना सौदा जो है वो बेचना है। लेकिन मेरी भी सहानुभूति इन लोगों के साथ है, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना मेरी कोई सियासी जमात है, ना मैंने इन गुजरों के जो है मैंने वोट लेने हैं। इनकी अपनी लीडरशिप है, ये अपने लोगों को ही वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि
एक इंसानियत का भी कोई धर्म होता है। सूटेबल रिहैबिलिटेशन, इनकी सूटेबल आप रिहैबिलिटेशन करें। देखिए आपने एम्स विजयपुर में, वहाँ तो कोई पक्के घर नहीं थे गुजरों के, वहाँ तो वो कुल्लों में रहते थे, अपने जानवरों के साथ रहते थे। लेकिन सरकार ने एम्स को इस्टेब्लिश करना था, एक नेशनल लेवल का रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट बन रहा था, तो अल्टीमेटली सरकार ने उनको रिहैबिलिटेट किया, उनको उठा के थोड़ा सा आगे रिहैबिलिटेट कर दिया, उनको जगह भी दी, प्लस उनको कॉमन लैंड भी दी, उनको अपने जानवरों को संभालने के लिए। यही चीज़ हम इनके लिए भी कह रहे हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज़ मैं तो एक प्रोफेशनली आई एम ए लॉयर, ठीक है, लेकिन एक दिल तो है मेरे अंदर भी, इंसानी दिल जो धड़कता है, ठीक है। जिस तरीके से रंजीत जी 11 तारीख को सुबह आप देखिए, आप अपने घरों में 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, हम लोग सर्दियों में 9 बजे तो जागते हैं, आपको पता है। आप सोच लें कि अगर सुबह 7 बजे 8 बजे हमारे घर में इस तरह बुलडोज़र चल जाए और बिना किसी नोटिस के, और कोविड हो और इतनी ठंड हो, तो वो जो फुटेजेस समाज के अंदर गई, तो तमाम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो सरकार से यही एक गुहार लगा रहे हैं कि हमदर्दाना तौर के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक कंपैशनेट व्यू लिया जाए और इन लोगों की आबादकारी का सोचा जाए। सर आप कई बार जिक्र करते हैं इस समय कि जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है या जो अब इनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, और कई बार ये चीज़ कही जाती है कि कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, एज ए एडवोकेट आप इतने सालों से वकालत कर रहे हैं, क्या वजूहत रह जाती है कि हमारी हाई कोर्ट से डायरेक्शंस आती हैं या लोअर कोर्ट से डायरेक्शंस आती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं? कहाँ पे कमी रह जाती है? क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए, जो डर होना चाहिए कानून का, वो नहीं है? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रहती है? रंजीत जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है। जब हर एक की तमाम जगह से कोई भी शख्स हार जाता है, अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाता है, और आप देखिए जब कोर्ट उसको प्रोटेक्शन देती है, मैक्सिमम यहाँ पे जितनी भी जम्मू में डेमोलिशंस की हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, जेडीए ने, आपने बिल्कुल पहले सही कहा, लोगों के हाथ में कोर्ट के स्टे आर्डर थे, ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उसकी कोई परवाह नहीं की। इट वाज ए ब्रेजन अब्यूज़ ऑफ पावर, मैं इसको साफ बात कहूँगा। और दूसरी बात ये है, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमारा जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, इट शुड टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट व्यू ऑफ द मैटर। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर कोर्ट के आर्डर का तकद्दुस ही ख़त्म हो जाएगा, अगर कोर्ट के आर्डर की रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाएगी, फिर तो अनारकी हो जाएगी रंजीत जी। मैं आपको उसी बात पे, तो मैं भी वही बात, हम लोग क्यों चिंतित है इस टाइम? आप देखिए बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि इस टाइम जो अफरा तफरी का माहौल हमारे देश में फैला हुआ है, आप देखिए अफसरशाही जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखिए आज भी प्रोटेस्ट हुआ है, आज बच्चे गिरफ़्तार भी हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। हर तरफ आपको कोहराम मचा हुआ नज़र आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टचिंग द स्काई, ठीक है। और आप देख लीजिए लोगों को एहसास है इस बात का, ये मैं बड़े कॉशियसली मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जुडिशरी को लोगों के रेस्क्यू में आना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके की सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल एक्सपेक्टेड है जुडिशरी से, शायद लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि वो इतना रोल जो है वो नहीं आ रहा जुडिशरी का। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि सरकारें जो थी उनको मालूम होता था कि एक वॉच डॉग है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें देख रहा है, जो कि संविधान की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी पूरे नेशन में चर्चा चल रही है। हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, एकेडमिशियंस जो हैं, हमारे जो प्रोमिनेंट लीगल ल्यूमिनरीज़ हैं, वो इसके ऊपर भी डिबेट करते रहते हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, आप देखते हैं, हम डिबेट्स देखते हैं। तो ये चर्चा पूरे देश में चल रही है कि जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है इस टाइम अफसरशाही का, और जो जुडिशरी की रिस्पेक्ट में जो कमी आई है, क्योंकि जुडिशरी के ऑर्डर्स को जिस तरह से लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में चिंता जो है वो पूरे भारतवर्ष में है। जैसा मैंने आपको कहा उसकी चर्चा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि जो लोगों की उपेक्षाएं थी कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे हालात बदलेंगे, यहाँ पे विकास का दौर आएगा, तो मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है
कि आप देख लीजिए 2-2.5 साल से हो क्या रहा है। यहाँ पे जो माइनिंग थी वो बाहर के लोग ले गए, यहाँ पे जो शराब के ठेके थे वो बाहर के लोग ले गए, और जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस आ रहे हैं या बिज़नेस हाउसेस आ रहे हैं, यहाँ पे वॉलमार्ट्स खोलने की बात की गई। आपने देखा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा जम्मू बंद करवाया। सड़कों पे आप देखिए धरने, प्रोटेस्ट बच्चों के रोज़ जिसे कहते हैं आप कवर कर रहे हैं। तो अगर तो विकास है, अगर डेवलपमेंट है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ़ में लोग हैं। अब पहले तो लोगों को डर था, एक भय था, लोग बात नहीं करते थे। उनको लगता था शायद PSA लग जाएगा, शायद पुलिस हमें उठा के ले जाएगी, और लोग बात करने से भी डरते थे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल अब चेंज हुआ है, लोगों ने बात करनी शुरू की है कि नहीं भाई, हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी शिकायत जो हैं वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो बात ऐसे ही है कि एक तरफ से लोग जो हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें अपने प्राइम मिनिस्टर से हैं, और आपको पता है ही इज़ द मोस्ट लवेबल प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, अब लोग कहते हैं कि अब अगर भगवती नगर में पानी की प्रॉब्लम है, लो लाइंग एरियाज़ में पिछले 40 साल से प्रॉब्लम है, किसी को तो ठीक करनी है। वो मोदी जी और अमित शाह जी तो भगवती नगर नहीं आएंगे, तो जो यहाँ के लोकल हमारे प्लेयर्स हैं, जो लोकल कारपोरेटर्स हैं, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जम्मू को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, लेकिन जो हमारे इश्यूज़ हैं वो आपके सामने ही हैं। इन ब्रीफ में अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से यहाँ इलेक्शंस की बात की जा रही है, एज ए कॉमन मैन किसका चेहरा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा होने वाला है? और क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हर एक दावा करती है कि उनकी सरकार बनेगी, मगर आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिस पर लोगों का विश्वास होगा, कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे कि उसे वोट दें? या आपको लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई चेहरा जो है वो उभर कर सामने नहीं आया है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा कोई एक करिज्मेटिक आदमी आपको लगता है अभी है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जिस किस्म का माहौल अभी हमारे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, आप देखिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो तो कश्मीर बेस्ड हैं, उनकी ज़्यादा कश्मीर में प्रेजेंस है, और जम्मू में कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। सबसे हमारे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का जो ज़ोर है, मैं तो कहूँगा कि हमारे कठुआ में, सांबा में, जम्मू में एंड पार्ट्स ऑफ उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ एरियाज़ में, अगर आप देखेंगे किसी भी जमात को आप अभी पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते कि उसको पूरी यूटी में या पूरी रियासत अर्स्टवाइल JNK में कोई ऐसा एक चेहरा है जिसके ऊपर हम ये कहेंगे कि जिसको लोगों का दुख दर्द का एहसास है। देखिए, कुछ लोग डेफिनेटली आप कहते हैं करिस्मेटिक हैं। हमारे यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब एक करिस्मेटिक लीडर हैं, उमर साहब हैं, ठीक है। हमारे जम्मू में अब देवेंद्र राणा साहब का चेहरा जो है वो बड़ा उभर के सामने आ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कोई कंसेंसस बनाना इसके ऊपर मुझे लगता है अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, अगर जम्मू में भी आप देखेंगे, अगर आप मुझसे पूछें, देयर इज़ ए शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलैरिटी ऑफ BJP आल्सो। पता नहीं, ये मेरा अपना व्यू है, मैं नहीं कह सकता कि शायद लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन जो मैं लोगों से सुनता हूँ या लोगों के विचार, जो मैं वीडियोस देखता हूँ, कि लोगों को ये लगता है कि जो उन्होंने उम्मीदें, जो अपेक्षाएं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लगा के रखी थी, आज देखिए उनके लीडर्स जो हैं वो भी लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लीडर्स के जो करप्शन के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो लोग सोचते थे कि इट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी विद ए डिफरेंस। आप देखिए 2018 जून में सरकार गिरी है, अभी तक उनके MLAs और मिनिस्टर्स ने बंगलोज जो हैं वो खाली नहीं किए हैं। तो आप देखिए एक पार्टी जो असूल की बात करती है, जो जिनकी जो नर्सरी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, जहाँ पे असूल प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पावर में आए हैं, इसमें उन तमाम जो हमारे प्रचारक थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी छोड़ दी अपने, जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपने परिवार छोड़ दिए, उनकी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में आई है। लेकिन क्या वो जो प्रचारक है, जब उनको ये पता चलता होगा कि अब ये भू माफिया के साथ मिले हुए हैं और ये करप्शन कर रहे हैं और अपने सरकारी बंगले जो हैं मतलब वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती होगी कि भाई हमने जो फसल आगे लगाई थी
उस फसल ने जो फल देना चाहिए था, क्या वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, मुझे लगता है ये फीडबैक तो सारा जो है, ये जो अपर हेडक्वार्टर्स हैं, जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे आरएसएस की या बीजेपी, वो तो ज़रूर इस चीज़ को एनालाइज़ करते होंगे, एग्जामिन करते होंगे कि भैया हमने तो बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत के बाद जिसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन चंद जो लोग हैं, जो यहाँ पे हमारे जो चेहरे हैं, आज आप देखिए सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया पे लोग खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पहले ऐसा यहाँ जम्मू में ऐसा कोई माहौल, क्या कोई सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसी टावरिंग पर्सनैलिटी, शेख अब्दुल रहमान, ऋषि कुमार कौशल, हमारे ठाकुर बलदेव सिंह साहब हमारे कठुआ से, इस किस्म के टावरिंग और ऑनेस्ट लीडरशिप जो है वो जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, आज आप माइक लेके चलते हैं कविंदर जी के पीछे तो वो भागते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मेरी ज़मीन ही नहीं है, जबकि उनकी गिरदावरी जो है वो लगी हुई है, उनका नाम है, उनके वालिद साहब का नाम है, उनका एड्रेस है, पिछले 15 साल से उनकी गिरदौरी लगी है। वो कहते हैं मैं कविंदर गुप्ता नहीं हूँ, अगर ये मेरी ज़मीन आप किसी को लगता है ये मेरी है तो इसे अनाथालय या गौशाला को दे दीजिए। क्या बात है ये। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये कह पाना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एज है, मैं नहीं समझता हूँ ऐसे अभी हालात बने हैं। अभी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। अभी यहाँ पे दाल रोटी का ही सिलसिला जो है, लोग यहाँ पे उसी के लिए आप देखिए जदोजहद कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे सड़कों पे हैं और आज आप देखिए, मैं भी देख रहा था कि आज बसों में भर के उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये तो हालात हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील और बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की। और यहाँ पर जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए हैं, इनका कहना है कि रूपनगर में जिस तरीके से डेमोलेशन की गई, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये कह रहे हैं कि उन फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेट करना चाहिए क्योंकि वो भी हक रखते हैं। 1947 से इनका कहना है कि वो लोग वहाँ पे बसे हुए थे। और इसके अलावा जो 127 फैमिलीज़ जिन्होंने पैसे देकर वो ज़मीनें ख़रीदी हैं, वो भी वहाँ पर अपना हक रखते हैं। तो इनका कहना है कि प्रॉपर तरीके से एमिकेबली ये इशू जो है उसे रिज़ॉल्व करना चाहिए सरकार को। और ख़ासकर इनका कहना था कि जम्मू में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भू माफिया हावी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश ज़रूर की है कि उसको क्रब किया जाए डिजिटलाइजेशन के ज़रिए या और भी माध्यमों के ज़रिए, मगर का कहना है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से फ़ाइलों का जो अंबार लगा रहता है, ख़ासकर लैंड के केसेस, उसमें कमी आ सके और जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से प्रॉस्पेरस करने की बात की जा रही है, जो सपने लिए जा रहे हैं, वो साकार हो सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।